एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं रवि प्रकाश शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला ऑफिशियल पर। कंसेप्ट वाला ऑफिशियल की आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम चैप्टर स्टडी करेंगे 10th क्लास में जो हमारा साइंस सब्जेक्ट है उसका केमिस्ट्री सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम आज डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर का थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है उसकी अगर बात करें तो हमें ये देखने में लग सकता है कि ये चैप्टर हमारे 10th क्लास के अंदर आया है, पर इसका जो बेस है वो कहीं ना कहीं आपकी जो मिडिल क्लासेस थी, दैट मीन्स 6th 7th 8th जो क्लासेस थी उसके अंदर हम इसका बेस स्टडी कर चुके हैं और वहीं से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको वहां पे रिवाइज करवाऊं तो हमने वहां पे 6th 7th 8th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से साइंस में एक टॉपिक को बार बार स्टडी किया है, वो था हमारा चेंजेस। कि हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में एनी टाइम चेंजेस होते रहते हैं और वहां आपको याद हो तो हमने उन चेंजेस को दो क्लासेस के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। वो थे केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। डेफिनेटली यही आपको याद आ गया होगा कि केमिकल चेंजेस वो चेंजेस थे जिसमें हमारा कोई भी इनिशियल सब्सटेंस जो हम लेते हैं उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस इस तरीके के हो कि हमारा इनिशियल जो सब्सटेंस है वो लॉस्ट हो जाए और एक नया सब्सटेंस बनता है विद डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, कि उसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग होती है पहले वाले सब्सटेंस से। दूसरी इसकी खास बात होती है कि इससे जो इनिशियल सब्सटेंस है आपका वो हम दोबारा वापस नहीं ला सकते। तो ये थे हमारे केमिकल चेंजेस। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस की तो फिजिकल चेंजेस थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके कलर में, शेप में, साइज में कोई भी किसी तरह का जो चेंज हो रहा है तो उसे हम नाम देते थे फिजिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि वो चेंजेस जो थे वो परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी चेंजेस थे, उनको वापस रिवर्स किया जा सकता है। आपका इनिशियल जो सब्सटेंस है वो वही रहेगा, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस इसमें नहीं होता। देखिए अभी भी अगर थ्योरेटिकल आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, उस एग्जांपल से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हम मार्केट से दूध लेकर आए, मिल्क लेकर आए, उसे हम घर पे लाने के बाद गर्म करते हैं। गर्म होने के बाद क्या दूध किसी और चीज के अंदर कन्वर्ट हो गया? वो है क्या? वो अभी भी दूध ही है। वापस आप उसे सुबह से शाम तक या थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, 2-3 घंटे के लिए, तो वापस ठंडा हो जाएगा। तो बेसिकली आपका सब्सटेंस वही रहा, जो चेंज था वो चेंज भी क्या रिवर्स हो गया, पहले वो हॉट हुआ वापस कूल हो गया। तो ये इस तरह के जो चेंजेस हैं ये आपके फिजिकल चेंजेस हैं। उसके बाद उसी दूध को अगर आप दही में कन्वर्ट कर देते हो, मिल्क से आप कर्ड प्रिपेयर कर लेते हो, देन इट इज इम्पॉसिबल टू रीगेन द मिल्क। आप वापस दूध को उससे नहीं ला सकते, ठीक है। अब वो दही जब जम गया तो वो दही पूरा अलग प्रॉपर्टीज के साथ में बन चुका है, अब उससे वापस दूध नहीं लाया जा सकता। तो ये वाले जो चेंजेस जो एकदम बिल्कुल स्टेबल होते हैं, परमानेंट होते हैं नेचर के अंदर, इनको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस हमने क्यों स्टडी किए भाई? हमने इसलिए स्टडी किए हैं क्योंकि आपका ये चैप्टर केमिकल रिएक्शंस टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस हमारे मीनिंग क्या निकलता है कि जहां पे भी कोई एक केमिकल चेंज होता है, अभी हमने बात की ना केमिकल चेंज क्या होता है, तो जहां भी कोई केमिकल चेंज होता है वहां हम कहते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल चेंजेस हैं वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होते हैं। सो वी कैन से दैट वेयर देयर इज अ केमिकल चेंज, ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो ये तो बात हुई केमिकल रिएक्शंस कहां होती है, कैसे होती हैं, थोड़ा सा हमने स्टडी किया है। बट अगर हमें यूं कहा जाए कि उसको आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कीजिए, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन नोट की है। ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। कि वो प्रोसेस है जिसमें कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या एक या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ नए सब्सटेंसेस बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो पहले वालों से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। देखो एक बात आप ध्यान से नोट करना कि हम जो भी आपको यहाँ स्टडी करवा रहे हैं उसकी स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई हैं। इन स्लाइड्स में आपको आपके काम के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी प्री मेड जो नोट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और पूरे आपके सब्जेक्ट हम इसी तरीके से स्टडी करेंगे, उनको साथ में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, साथ में इसी तरीके के आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस का तो हमने समझ लिया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब उसके बाद कि हमें पता कैसे लगेगा कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। दैट मींस वी वांट टू स्टडी दैट व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शंस के साइंस क्या होंगे हमें पता कैसे लगेगा।
उसके लिए देखिए आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर बहुत अच्छी एक्टिविटीज दी हुई हैं। ठीक है, वन बाय वन हम थोड़ी सी बात करते हैं उनके बारे में, शॉर्ट में करेंगे बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.1 की। ये इसमें है आपके एक्टिविटी 1.1। इसमें हमें मैग्नीशियम रिबन जो है उसको बर्न करना है। मैग्नीशियम एक मेटल होता है, उसका छोटा सा आपको पार्ट लैब में एक रिबन की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आपको उसे टंग से पकड़ के और उसे जलाना है। पर इसमें देखिए एक दो प्रिकॉशंस बहुत ध्यान रखनी पड़ती है हमें। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, सबसे पहले मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बात करते हैं कि क्या प्रिकॉशन। नंबर 1 प्रिकॉशन ये होगी कि आपको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन करना होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपका एनसीईआरटी बुक का और सीबीएसई बोर्ड का या कोई भी जो अन्य जो डिफरेंट जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले आपको उसे क्लीन क्यों करना होता है। ठीक है, तो उसका एक जो आंसर है वो यही है कि मैग्नीशियम का जो रिबन है वो जब ऐसे ही एयर के अंदर पड़ा रहता है तो वो एयर के साथ में रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। तो इस मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो ऊपर लेयर बन जाती है उसको क्लीन करने के लिए इसे सैंड पेपर से रब करना होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। उसके बाद एक सेकंड थिंग कि ये एक्टिविटी जो है ये आपको एक टीचर की गाइडेंस में ही करनी चाहिए, क्योंकि बर्न करने की एक्टिविटी है और इसके अंदर थोड़ा तेज फ्लेम बनती है, तो इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन से करने की चीज है। तो इसमें जब हम देखिए मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो इसमें एक बहुत ही शानदार व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है और व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। व्हाइट कलर का पाउडर वो किस चीज का बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक यहां फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट बर्न हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो नेचर के अंदर अगर वो बर्न हो रहा है तो वो हमेशा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। बर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना ही होती है। ठीक है, और बनते क्या है? ऑक्साइड बनते हैं। अब ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करता है कि मोनोऑक्साइड बनेंगे या डाइऑक्साइड बनेंगे या ट्राइऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उसके अलावा एक सेकंड एक्टिविटी दी हुई है आपकी, लेड नाइट्रेट को आपको पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करना है। जब आप मिक्स करते हैं तो इसमें आपको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है यहाँ पे ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, पर यहां हम इसे नहीं करेंगे। आगे हम जब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस स्टडी करेंगे तो वहां पे हम ये पढ़ेंगे कि भाई ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है और प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये हम वहां बात करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि जब पोटेशियम आयोडाइड है ये जब रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट के साथ तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट तैयार होता है। ये तो आपके दो एक्टिविटी होगी। नंबर 3 एक्टिविटी दी हुई है कि एक फ्लास्क के अंदर, ग्लास के कांच के फ्लास्क के अंदर आपको थोड़ा सा जिंक मेटल लेना है और उसके ऊपर आप कोई भी एसिड डालेंगे। ठीक है, आप ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। जैसे ही आप एसिड डाल देते हैं तो आप देखते हैं कि उस मेटल की जो सरफेस है उससे बबल्स बनने प्रिपेयर हो जाते हैं। अब बबल्स क्या होते हैं भाई? गैस के होते हैं बबल्स। दैट मीन्स वहां पे क्या बन रही है? एक गैस बन रही है। एट द सेम टाइम जब हम फ्लास्क को टच करते हैं तो फ्लास्क का टेम्परेचर क्या है? बढ़ा हुआ मिलता है हमें। बढ़ा हुआ मिलता है मतलब वहां पे टेम्परेचर में भी चेंज हुआ है। तो हमारी जो मेन जो पॉइंट्स हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे पता लगेगी केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसके लिए हमें 4 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं हमारे। नंबर 1, चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड प्रेसिपिटेट, ये भी एक एग्जांपल है स्टेट में चेंज का कि एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बन सकता है। चेंज इन कलर, जो भी ऑब्जेक्ट जिसके साथ केमिकल रिएक्शन हुई है उसका कलर चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जैसे अभी हमने बात की जिंक के ग्रेन्यूल्स को जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे गैस बनती है, तो इसी तरीके से और कोई भी गैस इवॉल्व हो सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, जैसे हमने बात की अभी फ्लास्क जो था जिंक वाली एक्टिविटी के अंदर वो हॉट हो गया था, कुछ के अंदर ये फ्लास्क जो है वो कूल भी हो सकता है। तो कहीं पे हॉट हो सकता है, कहीं पे कूल हो सकता है। दैट मीन्स टेम्परेचर में चेंज आता है। तो ये आपके 4 अलग अलग डिफरेंट सिंबल्स हैं या साइंस हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। चलिए यहां तक हमारा क्लियर हो गया व्हाट डू यू मीन बाय ए केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और हम पता कैसे कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक लेते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं?
देखिए उसके लिए जैसे अभी हमने बात की, सबसे पहली एक्टिविटी हमने ली, मैग्नीशियम को बर्न किया। अब अगर हम इस पूरी जो हमारा एक्टिविटी था उसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि हम ये लिखेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिए मेरी लाइन के ऊपर, कितना बड़ा सेंटेंस है, दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना बड़ा सेंटेंस आपको लिखना पड़ता है। अब इस सेंटेंस को अगर मैं छोटा करना चाहूं तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, वो इस तरीके से कर सकता हूं कि मैं इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की बजाय ये लिख दूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये देखिए, एक इतना बड़ा सेंटेंस था दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको सिर्फ 3 वर्ड लिख के हमने छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाली जो इस टाइप की जो हम सेंटेंस लिखते हैं इसको हम बोल सकते हैं वर्ड इक्वेशन। ये हमारा क्या है, वर्ड इक्वेशन है। ये है हमारी वर्ड इक्वेशन। इस वर्ड इक्वेशन में देखिए आपको एक एरो का साइन दिखाई दे रहा है। ये एरो का साइन आपको क्या शो करता है, ये शो करता है आपको कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस तरफ हो रही है। ठीक है, इस एरो के इस साइड आप जो भी सब्सटेंसेस देख रहे हैं, इस साइड को हम आपको पता है क्या नाम देते हैं, LHS, डिटेल में लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सब रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रहेंगे रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड ये हमारा है राइट हैंड साइड। ये ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहां से देखा जाएगा, एरो से देखा जाएगा। ये एरो है, इसके इस साइड जो भी है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और इस साइड राइट साइड में राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स, कि रिएक्शन होने के बाद क्या बना है वो आएंगे आपके राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका। अब एक जो केमिस्ट होता है वो इसको और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता है। और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है इसको, कि अभी भी देखिए मैग्नीशियम की जगह हम उसका केमिकल सिंबल काम में ले सकते हैं। तो साइन एंड सिंबल्स, केमिकल साइंस और सिंबल्स अगर हम काम में लें तो इसको और ज्यादा छोटे फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए, एक जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर भी जब अपनी मेडिसिन वगैरह लिखता है तो वो अपनी लैंग्वेज में लिखता नहीं लिखता, वो लैंग्वेज हमें भी नहीं समझ में आती नॉर्मली। वैसे ही एक केमिस्ट है वो भी अपनी लैंग्वेज यूज करेगा। तो मैग्नीशियम है उसके लिए हम लिख सकते हैं Mg, ऑक्सीजन क्या होता है O2, ऑक्सीजन गैस O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है MgO। तो ये मैग्नीशियम Mg प्लस O2 MgO, ये आपकी हो गई केमिकल इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन थी, ये हो गई केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन यही होता है कि साइन और सिंबल्स, केमिकल साइन और सिंबल्स से जब हम किसी भी रिएक्शन को शो करते हैं तो वो एक केमिकल इक्वेशन बन जाती है। अब इस केमिकल इक्वेशन के अंदर देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि यहां मैग्नीशियम के एटम्स कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम है 1। यहां ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2, ओ के नीचे 2 लगाया हुआ है, दैट मींस देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है सिंगल। अब यहां पे ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई कि भाई यहां 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और यहां सिंगल है। इस तरह की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कौन सी, जिनके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सेम जो एलिमेंट होता है उसके एटम्स का नंबर अलग अलग होता है, ये फिक्स्ड मतलब बैलेंस नहीं होता। तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शंस हैं इन्हें हम नाम देते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शंस।
बात समझ में आई आपको? स्केलेटल केमिकल रिएक्शंस क्या है? स्केलेटल केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें कोई भी एक जो एटम है उसका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट उनमें नंबर अलग अलग होता है। दैट मींस इनको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड हैं। अब साइंस में एक बात आती है कि इनको अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इनको बैलेंस क्यों करना पड़ेगा? व्हाई डू वी हैव टू बैलेंस इट? इसको बैलेंस इसलिए करना पड़ेगा कि हमने 9th क्लास के अंदर एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अगर आपको याद हो तो वो लॉ क्या था? दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें मास न तो क्रिएट हो सकता है ना ही डेस्ट्रॉय हो सकता है। यहां आपने क्या किया, ऑक्सीजन के आप 2 एटम ले रहे हो रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है एक, दैट मींस एक आपका डेस्ट्रॉय हो रहा है या गायब हो रहा है। लेकिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऐसा नहीं होता अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए, ये स्केलेटल केमिकल रिएक्शंस, इनकी डेफिनेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब मैंने आपके लिए नोट्स की फॉर्म में दे रखे हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया कि स्केलेटल केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं एंड व्हाई डू वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये अलग अलग बोर्ड्स के अंदर रिपीट होता रहता है, दैट व्हाई डू वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना पड़ेगा? देखिए, देखते हैं हमारे पास नोट्स में क्या क्या है। ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखिए केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन दी हुई है। देखिए, ए केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। उसके बाद रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, किस तरफ लिखे जाते हैं, ये बताया हुआ है। एरो, ये रहा स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन वेयर द मास इज नॉट नेसेसरली द सेम ऑन बोथ साइड्स, दैट मींस इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन होती है उसी को स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल देखिए स्केलेटल का, जो मैंने आपको दिया था सेम है, मैग्नीशियम Mg+O2 MgO। और आगे चलते हैं, यहां आ गया द साइंटिफिक व्हाई बिहाइंड बैलेंसिंग, कि हमें बैलेंसिंग क्यों करनी होती है। तो उसका रीजन है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये यहां दिया हुआ डेफिनेशन इसका, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस दिए हुए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। ठीक है, तो यहां तक हमारे ये क्लियर हुआ कि भाई एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है और एक केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना होता है। नाउ अब हम ये पॉइंट करेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, कि जब उसको बैलेंस करना है तो हम बैलेंस करें कैसे। ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो तो देखिए ऑलरेडी अपने आप में बैलेंस होती हैं। एक मिनट, यस, कुछ केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो तो अपने आप में बैलेंस होती है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको जिंक ग्रेन्यूल की एक्टिविटी बताई थी, जिंक वाली, इसके आप रिएक्शन करवाते हैं मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक की, तो ये जिंक सल्फेट प्रोड्यूस करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर देखिए जिंक सिंगल एटम है, इधर सिंगल एटम है, H2 H2 SO4 SO4, सारा कुछ सेम सिमिलर एटम्स हैं, तो इसलिए ये क्या है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन सारी रिएक्शंस जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं होती, हमें बैलेंस करना होता है। कैसे करेंगे उसकी बात करें, पहले इससे हम हटा देते हैं। ये तो एक एग्जांपल है इस चीज का कि कई बार केमिकल रिएक्शंस जो है वो अपने आप ही बैलेंस्ड होती है पहले से। एक केमिकल रिएक्शन है आयरन की वाटर के साथ, ये आपकी बुक के अंदर भी यही बैलेंस की हुई बताई हुई है, उसको हम करके देखते हैं। देखिए ये देखिए आयरन की रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं तो आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये हमें मिलते हैं। ये केमिकल रिएक्शन है, इसे हमें पहले ये देखना है कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। देखिए आयरन इधर सिंगल है, इधर आयरन Fe3 है, 3 है, तो स्टार्टिंग में हमें पता लग गया कि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है,
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे? इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे अलग अलग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अलग अलग कोफिशिएंट के साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कौन सा सही आंसर बैठेगा, तो इस टाइप की जो ये हमारी जो मेथड है इसे हम नाम देते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से करने के लिए देखिए, हर बार आपको एक टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, पर जब हम पहली बार सीख रहे हैं कि इसको बैलेंस कैसे करना है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले एक टेबल प्रिपेयर कीजिए। किस तरीके की टेबल, कि उसके अंदर आपको इस तरीके से सेक्शन रखने हैं। सबसे पहले आप एलिमेंट उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं और उसके प्रोडक्ट में कितने हैं ये हम देखेंगे कंपेयर करके। विद एग्जांपल देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। देखिए, जैसे एलिमेंट, इसमें सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास आयरन, मैं इधर लिख लेता हूं, ये आयरन एलिमेंट। रिएक्टेंट्स के अंदर आयरन के कितने एटम है ये काउंट कीजिए। आयरन सिंगल है तो यहां आप लिख दीजिए 1, और प्रोडक्ट के अंदर देखिए, प्रोडक्ट के अंदर कितने हैं 3। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट चलिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां 2 और इधर भी 2, तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन, थर्ड हमारा एलिमेंट है ऑक्सीजन। इस साइड में 1 है और इस साइड में 4, तो ये हमारी एक टेबल प्रिपेयर हो गई जिसमें हमने कंपेयर कर लिया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर ये किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी एटम जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है उसको सबसे पहले बैलेंस कीजिए। जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है उसको सबसे पहले बैलेंस कीजिए। सबसे ज्यादा डिफरेंस देखिए 1 से 4 हो रहा है ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हम इसी को बैलेंस करेंगे। अच्छा, एक बात आपको मैं पहले बता दूं कि मान लीजिए ये है H2O, मैंने आपको कहा ऑक्सीजन को आपको 4 करना है, तो आप मान लीजिए ये कर देते हैं कि ये लीजिए सर, हमने क्या कर दिया 4 कर दिया, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि हम ये जो सब्सक्रिप्ट होते हैं इनको कभी भी नहीं चेंज कर सकते। इनको चेंज करने से तो ये केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा और ऐसे कंपाउंड प्रिपेयर ही नहीं होते। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें कोफिशिएंट, दैट मींस यहां आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर इनिशियली आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो आप ये ले सकते हैं। देखिए, जैसे आपने ये लिख रखा है H2O, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे अंदर चेंज नहीं करना, तो ये मान लीजिए कि ये एक आपका ये जो ब्रैकेट है ये एक रूम है। इस रूम के बाहर आप चाहे जितने पहरेदार लगा सकते हैं। ठीक है, जितने भी वॉचमैन आप खड़े कर सकते हैं, 2, 3, कितने भी। दैट मींस कोफिशिएंट आप कोई भी काम में ले सकते हैं, बट सब्सक्रिप्ट रूम के अंदर आप नहीं चेंज कर सकते। लॉक लगा हुआ है, रूम के अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप ये मान के चलेंगे तो आपके सभी जो इक्वेशंस है वो सही सॉल्व होंगी। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो देखिए सेम उसको वापस वैसा का वैसा लिख दीजिए। पूरी जो आपकी इक्वेशन है उसको, सिर्फ इसे हमें बैलेंस करना है, तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोफिशिएंट, हमने मैथ्स में आपने कोफिशिएंट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो कोफिशिएंट इसमें 4 आ गया, 4H2O। इट फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2। तो यहां आपने क्या किया, बैलेंस किया ऑक्सीजन को। लेकिन जब आपने ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो साथ में हाइड्रोजन भी क्या हुआ, 4 से मल्टीप्लाई हो गया। 4 से मल्टीप्लाई होने पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 8 हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो अब आप बैलेंस कीजिए हाइड्रोजन को। नेक्स्ट स्टेप के अंदर कैसे बैलेंस करेंगे, इधर 8 है इधर 2 है, तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा इसमें, आयरन प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, अब ध्यान से वापस देखिए, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, ये बैलेंस है। सिर्फ डिफरेंस है अब आयरन में। आयरन यहां सिंगल है, यहां 3 है। सीधा बहुत इजी सा काम है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3Fe प्लस 4H2O
Fe3O4 प्लस 4H2, ये लीजिए, ये आपकी जो इक्वेशन है वो अब बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। पर अभी हम इसे इस तरीके से नहीं मानेंगे, हम फिर से ये टेबल एक बार प्रिपेयर करेंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ये लग सकता है कि ये बहुत लेबोरियस वर्क है, बार बार क्यों टेबल प्रिपेयर करनी है, यूं भी तो काउंट कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में अगर आप कर लेंगे एक दो बार तो आप मिस्टेक से बच जाएंगे। उसके बाद आपका जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप इजीली, बहुत इजीली, ये सारा जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपकी ये सही होने लग जाएंगे। एलिमेंट हमने लिया सबसे पहले आयरन, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रिएक्टेंट के अंदर प्रोडक्ट के अंदर कंपेयर करेंगे। इधर 3 है और इधर प्रोडक्ट में भी 3 है। रिएक्टेंट्स के अंदर हाइड्रोजन 8 हैं और यहां भी 8 हैं। यहां ऑक्सीजन 4 है, यहां भी ऑक्सीजन 4 है। दैट मींस ये केमिकल रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है। और हमने कौन सी मेथड से किया? हिट एंड ट्रायल मेथड से इसे हमने बैलेंस कर लिया है, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया कि केमिकल इक्वेशंस जो है उनको हम बैलेंस कैसे करें। उसके बाद एक बात और हम करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो हमें और क्या इंडिकेट कर सकती हैं। केमिकल इक्वेशंस हैं, उनमें हमें ये तो इंफॉर्मेशन मिल गई कि कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें चेंजेस किस हिसाब से होते हैं। क्योंकि केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि पुराने जो बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, वो टूटते हैं, नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं ये हम आगे वाले आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर स्टडी करेंगे। पर यहां हम बात कर रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन और हमें क्या बता सकती है। तो केमिकल इक्वेशन और हमें बता सकती है कि जो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर है, सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, या वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड है, ये दिया जा सकता है। जैसे ये हो गया हाउ टू बैलेंस। ये देखिए कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट से सिंबल लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी आपने रिएक्टेंट है, उसके आगे ब्रैकेट के अंदर आपने जी लिख दिया, तो ब्रैकेट में आपने जी लिख रखा है, उसका मतलब होगा फॉर गैस। जो गैसेस एलिमेंट्स हैं उनके लिए, गैसेस रिएक्टेंट के लिए हम ब्रैकेट में जी लिखेंगे, जो लिक्विड स्टेट में होंगे उनके लिए हम एल लिखेंगे, और जो सॉलिड स्टेट में होंगे उनके लिए एस। और एक क्यू किसके लिए आएगा? एक्वस सॉल्यूशन के लिए। कि कई बार क्या होता है हम वाटर में डिसॉल्व करके बनाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, इन सबको वाटर में डिसॉल्व करके बनाया जाता है। तो अगर आप वाटर में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक क्यू, ठीक है। तो ये तो हमें ये शो करता है कि कौन सी फिजिकल स्टेट है। उसके अलावा एक चीज और हम उससे पता कर सकते हैं कि कई बार समटाइम्स रिएक्शन कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट ये भी इंडिकेट किए जाते हैं एरो के ऊपर। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ। यहां आप 2 हाइड्रोजन गैस के लेंगे, ये जब रिएक्शन होती है तो आपको इसमें CH3OH ये प्रिपेयर होता है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या होती है? गैस होती है। गैस होती है तो हम ब्रैकेट में इसके लिए जी लिखेंगे, ठीक है। और ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है, अब देखिए इसके लिए जी आ गया, इसके लिए भी जी आ जाएगा, इसके लिए एल आ जाएगा। तो क्या है कि अलग अलग जो केमिकल जो इनकी फिजिकल स्टेट्स हैं उसमें हमें पता लग जाता है आगे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है उससे। अब ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है, ये इक्वेशन करवाने के लिए हमें थोड़ा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो हम ये जो कंडीशंस हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, या कोई कैटालिस्ट का प्रेजेंस हो, ये सब कुछ हम शो करते हैं एरो के ऊपर। तो ये एक केमिकल इक्वेशन हमें सब कुछ बताती है, सब कुछ इंडिकेट करती है। तो यहां पे हमारा जो केमिकल इक्वेशंस है उनका पूरा का पूरा जो पार्ट है वो हमारे कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कि ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके बेसिस के ऊपर ये जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, इसके बेसिस के ऊपर हम कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस
और किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज हम यहीं तक रखेंगे। यहां तक जो हमने स्टडी किया उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाके और कमेंट कीजिए, आपको डेफिनेटली उसका रेस्पॉन्स मिलेगा। वो कोई भी अगर डाउट है तो उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और जो आज की हमारी क्लास हुई, अगर उसमें पढ़ने में आपको अच्छा लगा है, समझ आया है सब्जेक्ट, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल के ऊपर आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छे कंटेंट, अच्छी अच्छी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी आपके सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।